गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? कैसे हो? आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? आवाज के बारे में बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके ना। तो आज अपनी क्लास छठी की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का सबसे लास्ट सेशन है ये। छठी हिस्ट्री अपनी आज पूरी हो जाएगी। कल से आपकी दो किताबें शुरू हो जाएंगी। एक तो सातवीं की हिस्ट्री, ठीक है। दो किताबें कौन कौन सी? एक तो सातवीं की हिस्ट्री शुरू होगी और दूसरा छठी की साइंस वो शुरू हो जाएगी। तो साइंस की क्लासेस भी आपकी साइड बाय साइड चलेगी क्योंकि कुछ एग्जाम्स जो जल्दी होने वाले हैं, जैसे सीटेट का है 21 जनवरी को एग्जाम है, तो अपने को तब तक पूरा करना है छठी से आठवीं का। सातवीं की हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, और आपकी छठी की साइंस शुरू हो जाएगी। ठीक, तो अभी शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज की अंतिम क्लास को, जो छठी क्लास की अंतिम क्लास होगी, यानी हिस्ट्री आज अपनी पूरी हो जाएगी। जैसा मैंने आपको कल कहा था, मैं हैंड रिटन नोट्स भी बना रही हूँ मेरे, जिससे आपको चीजें और आसान लगेंगी। ठीक है, तो पहले हम इसमें से पढ़ लेंगे, पहले हम इसमें से पढ़ लेंगे, इसमें समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम लाइन बाय लाइन अपने चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। और बहुत सारी चीज एनसीईआरटी से अलग, जो एनसीईआरटी में नहीं भी दी हुई, वो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि अपना मकसद छठी का पेपर देना तो नहीं है। अपना मकसद तो सीटेट का, डी ट्रिपल एस बी का, ठीक है। जो लोग एचसीएस के पेपर में बैठ रहे हैं, जो लोग एसएससी सीजीएल के पेपर में बैठ रहे हैं, मतलब जो तुम मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अपना मकसद वो है। ठीक है, अपना मकसद वो है। ठीक, यस बिल्कुल सोनिया, मोर देन इनफ है, डोंट वरी, किसी चीज की चिंता मत कीजिए। मोर देन इनफ है, एक एक चीज आपको क्लियर की जा रही है। और मैं मैराथन्स को बना रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक, जिसमें आपको पूरी एक वीडियो में जैसे पूरी हिस्ट्री, जिन बच्चों को ये रहता है एनसीईआरटी के अलावा कुछ आ जाए तो वो 10-11 घंटे की आप वीडियोस जो है वो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगी, तो किसी तरीके की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी। सीटेट वाले स्टूडेंट की साइंस आएगी रजनी, ठीक है। इसीलिए मैं क्लास को रोक के, मेरी क्लास रोक के साइंस नहीं करवा रही हूँ। हम साइड बाय साइड साइंस चलाएंगे, ठीक है। तो दो क्लास होंगी आपकी कल से। कल दिन में 3 बजे से आपकी साइंस की क्लास होगी। कर लीजिए ना, आपको आपको फायदा होगा। सीटेट में तो आता ही है, मान लीजिए कल को कोई और पेपर देना पड़ जाए, आपको साइंस आ जाए, फिर भी तो बैठ के करोगे। तो इससे अच्छा है साइंस कर ही लीजिए। तो ठीक है। और कॉमन सेक्शन में तो पूछ ली जाती है ना, जो कॉमन सेक्शन आता है वहां तो पूछ ली जाती है। तो अब इधर उधर की बातें ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। देखो, अभी तक स्टूडेंट्स अपा ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि किस तरीके से हमें कहाँ कहाँ से क्या चीजें पता लगी। हमने शिलालेख के बारे में देखा, हमने पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में देखा, हाथों से कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं उनके बारे में देखा, किस तरीके से पत्ते से हमको जानकारियां मिल रही है, वो सारी चीजें अपा ने कवर की। फिर उसके बाद हम लोगों ने वैदिक काल देखा कि किस तरीके से इंसान शिकार करता था, और शिकार करने के बाद वो जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता है, पहले हमने देखा कब कहाँ कैसे, कब कहाँ कैसे कैसे अपने को क्या क्या पता लगता है देश के बारे में, दुनिया के बारे में। फिर उसके बाद देखा कि हम लोग शिकार करते थे और शिकार से कैसे हम लोग भोजन बनाने को शुरू करते हैं, मतलब किस तरीके से हमने कृषि शुरू की, भोजन बनाना शुरू किया। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने देखी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि शिकार के बाद, भोजन बनाने के बाद, हमने वैदिक काल के बारे में बात की, जिसके अंदर हम लोगों ने ऋग वैदिक की बात की। उसमें बहुत सारी नदियों का जिक्र था, ये बताया था ऋग्वेद कब आया, क्या क्या लिखा होता है। ऋग्वेद पढ़ना नहीं होता, सुनने के लिए होता है ये। तो इस तरीके से हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में बात की, और वैदिक काल के अंदर सभा समाज किस तरीके से था, राजा सेना नहीं रखता था, सभाएं होती थी लेकिन ऐसे साम्राज्य नहीं होता था। तो इस तरीके की बातें हमने की। वैदिक काल के बाद हमने उत्तर वैदिक काल की बात की थी। उत्तर वैदिक काल के बाद अंदर हम लोगों ने सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों की बात की, यानी लेटर वैदिक इरा जिसको कहते हैं, उत्तर वैदिक काल की बात की। अब उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य जो है वो विस्तृत हो रहा है। और मौर्य साम्राज्य में भी हमने केवल एक के बारे में डिटेल में पढ़ा था क्लास छठी में, जिसका जिक्र है, जिसका नाम है अशोक। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जो हमारा मौर्य साम्राज्य था,
जो हमारा मौर्य साम्राज्य है वो पूरे का पूरा, पूरे के पूरे भारत पे, पूरे इस पूरे एरिया के ऊपर, ये पूरा भारत जो है नीचे कावेरी तक, नीचे कावेरी तक जो है पूरा मौर्य साम्राज्य फैला हुआ है। और फिर हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बाद ये देखा, मौर्य साम्राज्य के बाद ये देखा कि जो उत्तर मौर्य साम्राज्य आता है, ठीक है, जो उत्तर मौर्य साम्राज्य आता है वो कैसे आएगा अभी बताऊंगी। जब अशोक कमजोर हो रहा है, जब मौर्य साम्राज्य कमजोर हो रहा है, तो अलग अलग विदेशी लोग, अलग अलग नेटिव्स लोग जो है वो आक्रमण करने लगते हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों पे अपना कब्जा कर लेते हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, जिसको हम कहते हैं उत्तर मौर्यन पीरियड, उत्तर मौर्यन काल, उत्तर मौर्य या कह दो इसको इंग्लिश में लेटर मौर्य फेज जो है, इसको कहते हैं लेटर मौर्य फेज, इसको कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा समझेंगे बात। हमने ये देखा था कि जो ये वाला आपका रीजन है, जो ये वाला आपका रीजन है, यहाँ कौन आ जाते हैं, यहाँ कुषाण आ जाते हैं, ठीक है। जो ये वाला आपका रीजन है, यहाँ कौन आ जाते हैं, यहाँ शक आ जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर खिसका दूं, ये कुषाण, शक, इधर इधर जो आपका राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे सातवाहन आ जाते हैं, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, यहाँ पे सातवाहन लोग आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ देखा मध्य भारत के अंदर शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग, जो अंतिम मौर्य रूलर को मार देता है, अंतिम मौर्य राजा को मार देता है, जो मौर्य साम्राज्य का सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और वो शुंग वंश की स्थापना कर देता है, शुंग वंश की नींव कर देता है। शुंग के जाने के बाद यहाँ पे कौन आ जाते हैं, यहाँ पे कण्व लोग आ जाते हैं, कण्व, ठीक है, कण्व लोग आ जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमने दक्षिण भारत में ये देखा था कि दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन है। अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो हमने ये देखा था, यहाँ पे चोला लोग हैं, यहाँ पे चेरा लोग हैं, यहाँ पे पांड्या लोग हैं। ये लोग जो हैं वो दक्षिण भारत के अंदर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। यानी जब कोई विशाल साम्राज्य टूटता है तो छोटे छोटे राजा जो है पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग बाहर से आए हैं, जैसे हुण लोग विदेशी लोग थे, ठीक है, शक लोग विदेशी लोग हैं, कुछ लोग इंडो ग्रीक लोग थे वो विदेशी लोग हैं, कुछ भारत के ही अंदर पैदा हुई प्रजातियां हैं, जैसे शुंग वंश भारत के अंदर से ही पनपी है। तो कुछ लोग नेटिव थे, कुछ लोग विदेशी थे, फॉरेनर जिनको कह रहे हैं, ठीक। तो अब आप देखो, चोला चेरा पांड्या, इनके जाने के बाद, चोला चेरा पांड्या जाने के बाद यहाँ पे कौन आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था पल्लव लोग आ जाते हैं, पल्लव के बाद चालुक्य आ जाते हैं, और फिर इनके बाद राष्ट्रकूटा, प्रतिहारा, वो हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे पल्लव और चालुक्य भी आ जाते हैं चोला चेरा पांड्या के बाद। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा, ये पूरा जो फेज है जहां मौर्यन एम्पायर टूट रहा है और उत्तर मौर्यन यानी जो मौर्य राजा कमजोर हैं, जो मौर्य के राजा कमजोर हैं, अब उनको हटा के अलग अलग भारत के हिस्से पे अलग अलग साम्राज्य जो है वो अपनी नींव रख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग साम्राज्य पर अपनी नींव रख रहे हैं। अब क्या हुआ, अब देखो क्या होगा जब उत्तर मौर्य काल जो है वो खत्म हो जाता है, जब उत्तर मौर्य काल खत्म हो जाता है तो यहाँ पे नींव पड़ेगी गुप्त साम्राज्य की। किसकी, गुप्त साम्राज्य की। आपका जो चैप्टर नंबर 9 है जिसके अंदर न्यू किंगडम और न्यू एम्पायर की बात है, नए साम्राज्य और नए राज्य की बात है, उसमें आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में ही पढ़ना है, उसमें आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में ही पढ़ना। उसके अंदर आपको पूरा गुप्ता कैसे आया, जिसके अंदर आपकी क्लास छठी के अंदर समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल में जानकारी दी हुई है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक रिवीजन करने के लिए ये सारी चीजें कर ली, जिसके अंदर समुद्रगुप्त के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। एक बार हम देख लेते हैं ये सारी चीजें मेरे हैंड रिटन नोट्स में से। तो जो आपका चैप्टर का नाम है, आज के चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, क्लास छठी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 है, जिसको मैंने गुप्ता पीरियड या गुप्त साम्राज्य कहा है। न्यू एम्पायर एंड किंगडम, नए साम्राज्य और राज्य, ये आपके टॉपिक का नाम है, जिसमें मैंने आपको ये बताया जो मौर्य काल था और जो गुप्ता काल आएगा, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में उत्तर मौर्य काल है।
ये देखो क्या है, मौर्य साम्राज्य चल रहा था और गुप्त साम्राज्य आएगा। उसके बीच में जो है वो उत्तर मौर्य काल जिसको हम कह रहे हैं पोस्ट मौर्यन, इसको कहते हैं उत्तर मौर्य काल। ठीक है, वो गुप्त काल, ये मौर्य काल। अब देखो क्या होता है, जो ये उत्तर मौर्य काल है इसमें मैंने आपको बता दिया जो शॉर्ट में, वो यहाँ लिखा हुआ है। कुछ लोग थे जो हमारे राष्ट्र के ही है, जो लोग राष्ट्रीय है, जैसे शुंग वंश आया, कण्व वंश आया, फिर उसके बाद सातवाहन वंश आया। ठीक है, कुछ लोग विदेशी थे, जैसे इंडो ग्रीक रूलर थे, सकाज लोग आए थे, पार्थियान लोग आए थे, कुषाण लोग आए थे। कुषाणों की दो राजधानी थी, एक थी पेशावर और एक थी मथुरा, एक थी पेशावर और एक थी मथुरा। ठीक है, फिर उसके बाद दक्षिण भारत में हमने देखा चोला लोग, चेरा लोग, पांड्या लोग, और फिर उसके बाद पल्लव और चालुक्य। किसी को इसमें डाउट है? अब तक की क्लास की रिवीजन में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, जल्दी से पूछ लीजिए। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। अभी अपने को क्या करना है, क्या कह रहा है ये, कि जो गुप्ता साम्राज्य है वो देखो कहां कहां तक फैला है। आपको ये बात समझनी है कि अभी तक राजाओं को ये समझ आ गया, जितने भी वंश आ रहे हैं सबको ये समझ आ गया कि ये हमारा भारत है अगर आज का, तो भारत में एंट्री करना है, अगर अगर आपको भारत में एंट्री करना है तो इस रीजन के ऊपर आपका कब्जा होना चाहिए। यानी कि जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है इस रीजन पर आपका कब्जा होना चाहिए अगर आपको भारत में प्रवेश करना है तो। इस नॉर्थ वेस्टर्न वाले हिस्से पे आपका कब्जा होना चाहिए। ठीक है, अब मोटी हूं ना मैं बहुत ज्यादा, इसलिए सांस चढ़ गए। तो अब देखो क्या हुआ, जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है इसके ऊपर मौर्य साम्राज्य ने तो कब्जा किया हुआ था, इसके ऊपर मौर्य साम्राज्य ने तो कब्जा किया हुआ था। गुप्ता को भी ये बात समझ आ गई थी, गुप्त लोगों को भी, गुप्त राजाओं को भी, कि भाई इस क्षेत्र के ऊपर अपने को कब्जा करना है। तो अब ये देखो कि जो गुप्त एम्पायर है वो खुद को कहां तक फैलाता है, जो गुप्त एम्पायर है वो खुद को कहां तक फैलाता है। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य उभर के आता है, और ये कहां तक खुद को फैलाता है। अगर मैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की बात करूं तो उत्तर में हिमालय, पूरे हिमालय के ऊपर इनका राज है। अगर मैं इधर बात करूं अरुणाचल प्रदेश की साइड यानी पूर्व में, तो ब्रह्मपुत्र नदी तक इनका राज है, ब्रह्मपुत्र नदी तक इनका राज है। अगर हम दक्षिण में बात करें तो कावेरी और गोदावरी तक, यानी गोदावरी, कावेरी, इन नदियों तक, इनकी बाउंड्री तक पूरा गुप्त साम्राज्य फैला हुआ है। ठीक है, और अगर हम इधर बात करते हैं तो इधर अफगानिस्तान तक, इधर अफगानिस्तान तक आपको गुप्त साम्राज्य देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के गुप्त साम्राज्य करीबन करीबन पूरे भारत के ऊपर कब्जा किया हुआ है। मौर्य के बाद, पहले मौर्य लोग थे जो इतने शक्तिशाली थे और इतने क्षेत्र पे कब्जा कर रहे हैं, लेकिन अब मौर्य के बाद गुप्त साम्राज्य ऐसा आ गया, नॉर्थ में हिमालय तक इनका दबदबा है, पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक इनका दबदबा है, नीचे दक्षिण में कावेरी तक इनका दबदबा है, और इधर अफगानिस्तान तक इनका दबदबा है। यानी बहुत पावरफुल ये लोग होने वाले हैं। अब नहीं करते तो क्या करें यार, ये नोटिफिकेशन का मैंने बहुत बार बोल दिया है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लिया कीजिए 4:30 बजे, क्योंकि 4:30 बजे लाइव तो मैं आती ही हूँ, वहां पे आपको टाइम टेबल लगा मिलेगा। ठीक है, अब देखो गुप्त साम्राज्य के पहले हम इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करते हैं कि इस साम्राज्य में इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से थे। कुछ बातें एनसीईआरटी में है, कुछ बातें एनसीईआरटी में नहीं है, पर उन बातों को समझाने के लिए मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हैं उनका नाम है श्री गुप्ता। क्या नाम है? श्री गुप्ता। जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हैं उनका नाम है श्री गुप्ता। श्री गुप्ता के बेटे हैं जिसका नाम है घटोत्कच। क्या नाम है? घटोत्कच। घटोत्कच के बेटे हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त के बेटे हैं समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बेटे हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद अगला साम्राज्य किसका आता है? चंद्रगुप्त दो,
जिसको विक्रमादित्य कह के बुलाया जाता है। बताऊंगी क्यों विक्रमादित्य कहते हैं और ये उपाधि मिली थी उनको, क्यों मिली थी और किस किस को ये उपाधि मिली थी गुप्त साम्राज्य में, ये बातें हम अभी करेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त टू के बाद अगला जो राजा आएगा वो आएगा कुमारगुप्त। क्या नाम होगा उसका? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के बाद जो अगला राजा आएगा वो आएगा स्कंदगुप्त। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के अंदर राजा तो आए, लेकिन वो इतने कमजोर हैं कि खुद को सरवाइव ही नहीं कर सके। वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं कि वो रह ही नहीं सके और उनको उठा के फेंक दिया बाकी रूलर्स ने। वो कौन थे रूलर्स, वो मैं बताऊंगी आपको, कैसे पुलकेशिन टू से या वर्धन वंश आता है, वर्धन डायनेस्टी आती है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है कि गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी? श्रीगुप्त ने, जो संस्थापक है। इसका बेटा है घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा है चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन का फिर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त दो, चंद्रगुप्त दो के बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब किस किस तरीके के सवाल बनेंगे? सवाल बन सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है श्रीगुप्त है। फिर यूं पूछ लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहते हैं? किस राजा को भारत का नेपोलियन कहते हैं? क्योंकि जो नेपोलियन था वो क्या करता है, वो बहुत सारे क्षेत्र को अक्वायर कर लेता है, बहुत सारे क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लेता है। और समुद्रगुप्त भी एक ऐसा राजा रहा है गुप्त साम्राज्य का जिसके समय में सबसे ज्यादा विस्तार होता है। ठीक है, जिसके समय में सबसे ज्यादा विस्तार चंद्रगुप्त दो के समय में होता है। लेकिन समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसके समय में गुप्त साम्राज्य ने तरक्की करनी खूब शुरू कर दी थी। फिर सवाल ये पूछ लेते हैं कि समुद्रगुप्त का पता कहां से लगा, कि समुद्रगुप्त के बारे में कहां आपको पता लगा, कहां पे लिखी हुई है इसकी बातें? तो आप बताओगे इलाहाबाद में अशोक का एक पिल्लर है, अशोक का एक स्तंभ है। पिछले चैप्टर में हमने ये देखा कि अशोक के बारे में बहुत सारी बातें स्तंभ पे यानी पिलर्स पे, इंस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं शिलालेख, चट्टानों पे, दीवारों पर, ठीक है, कठोर स्तर पे खोद खोद के ऐसे लिखा हुआ है राजाओं के बारे में। तो उन्हीं में से ही इलाहाबाद के अंदर एक स्तंभ है जिसके बारे में है तो वो अशोक का स्तंभ, लेकिन जिसके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में सारी बातें लिखी हुई है। तो वहीं से पता लगता है कि समुद्रगुप्त ने अपने समय में क्या क्या काम किया। फिर एक सवाल ये बनता है कि विक्रमादित्य की उपाधि सबसे पहले किसको मिली थी? विक्रमादित्य की उपाधि गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले किसको मिली थी? तो आप बताओगे चंद्रगुप्त दो को, चंद्रगुप्त दो को, क्योंकि इसने अपने समय में ऑलमोस्ट पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था, लगभग पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। तो अगर कोई पूछता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसके समय में सबसे ज्यादा क्षेत्र का अधिग्रहण हुआ, सबसे ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ, तो आपको नाम लेना है चंद्रगुप्त दो, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या पूछते हैं कि ऐसा कौन सा राजा है जिसके समय में सबसे ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी कि अधिकार को विस्तार किया गया, सबसे ज्यादा क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया, वो कौन था? वो था विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त दो। ठीक है, तो इतनी बातें यहां से सवाल जो बन सकते हैं वो हमने किया। अब छठी की एनसीईआरटी और क्या कहती है उसके बारे में देखते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में आपको पता कहां से लगा? शिलालेख से पता लगा। ये सवाल बनता है, ठीक है, ये सवाल बनता है कि आपको कहां से पता लगा? शिलालेख से पता लगा, यानी इंस्क्रिप्शन से पता लगा, शिलालेख से पता लगा। कहां था वो शिलालेख? इलाहाबाद में जो अशोका का पिल्लर है, जो अशोक का स्तंभ है, वहां पे वो शिलालेख था, वहां पे वो इंस्क्रिप्शन है, वहां से हमको ये पता लगा। ठीक, किस राजा ने उस शिलालेख के ऊपर इसकी प्रशस्ति लिखी है? अब एक नया शब्द है प्रशस्ति, मेरी बात ध्यान से सुनोगे। इसको इंग्लिश में भी आपकी बुक में लिखा हुआ है प्रशस्ति, और हिंदी में भी इसको कहते हैं प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ में कुछ बात लिखना। इन प्रेज ऑफ, क्या मतलब होता है इसका? इन प्रेज ऑफ, किसी की तारीफ में कोई बात लिखना। ठीक है, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की बड़ाई करना। तो राजा महाराजा के समय में जो इनके दरबारों के कवि होते थे, जो इनके दरबारों के लेखक होते थे, वो अपने अपने राजाओं के बारे में बहुत सारी प्रशस्तियां, बहुत सारी तारीफ लिखते थे। ठीक है, बहुत सारी तारीफ लिखते थे। तो यहाँ पे किसने इसके बारे में लिखा है? इलाहाबाद स्तंभ के ऊपर किसने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है? ये कवि था हरिसेन। क्या नाम है इस कवि का? हरिसेन। इसने, ये कवि है समुद्रगुप्त के दरबार में, इस हरिसेन कवि ने अशोका पिल्लर पर ये सारी बात लिखी है काव्य में।
काव्य यानी कविता के अंदर ये बातें उसने लिखी है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, तो हरिसेन ने ये बातें काव्य में लिखी है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? इन प्रेज ऑफ, यानी किसी की तारीफ में। और यहाँ पे हरिसेन समुद्रगुप्त राजा को क्या कहता है? इसको भगवान के बराबर मानता है, इसको भगवान के बराबर दर्जा देता है, मतलब इतनी तारीफ इसकी करता है कि भगवान के बराबर इसको दर्जा देता है। तो पूछ लिया जाए किसने लिखा इसके बारे में? हरिसेन ने लिखा, जो इसके दरबार का कवि था, और समुद्रगुप्त को भगवान का दर्जा दिया। अंग्रेजी में कहेंगे इट इज कंसीडर्ड इक्वल टू गॉड, इसको भगवान के बराबर माना गया, बहुत अच्छी इसकी उपाधि दी गई। अब एक मैप को अपने को समझना पड़ेगा, जिसके अंदर यह बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने किस तरीके से हर चीज पे कब्जा कर लिया था। अब अपने को वो बातें पढ़नी है। ठीक है, हाँ, प्रसन्न, प्रसन्न कह दो, प्रशस्ति मतलब बड़ाई कर रहे हैं, प्रसन्न होके ही तो बड़ाई करोगे। प्रसन्न इसका मतलब नहीं होता, प्रसन्न का मतलब तो खुश होता है। ठीक है, जल्दी बताइए, यहां तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट है यहां तक? तो क्वेश्चन के आंसर करिए जल्दी। कौन से राजा को सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? गुप्त साम्राज्य के कौन से राजा को सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता देंगे। मेरा सवाल क्या है, आप समझ गए होंगे। मैंने ये पूछा है कि गुप्त साम्राज्य के, मेरा सवाल है गुप्त साम्राज्य के किस राजा को, गुप्त साम्राज्य के किस राजा को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, वो कौन था? ठीक है, दूसरा, कौन से राजा को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया? कौन से राजा को भारत का नेपोलियन यानी नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया? कौन से राजा को भारत का नेपोलियन यानी नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया? दोनों बातें जल्दी से बता देंगे सो दैट वी कैन प्रोसीड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर एक और बात बताओगे कि जो प्रशस्ति में लिखा गया, जो इलाहाबाद के अशोक का स्तंभ था, इलाहाबाद में जो शिलालेख था, जो स्तंभ था, उसके ऊपर किस कवि ने ये बात लिखी? ठीक है, हु वाज द पोएट? किस कवि ने ये बात लिखी? जल्दी बताएंगे, तीनों के आंसर जल्दी बता देंगे। तो विक्रमादित्य आएगा, चंद्रगुप्त 2, वेरी गुड, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त 2। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर दिया सब लोगों ने, चंद्रगुप्त 2। फिर उसके बाद अगला, नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है? वेरी गुड, पूजा रेखा, कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड। नेपोलियन किसको कह रहे हैं? समुद्रगुप्त को कह रहे हैं। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इलाहाबाद शिलालेख में कवि का क्या नाम है? बहुत बढ़िया आंसर, हरिसेन, ये कवि का नाम है। क्या नाम है? हरिसेन। ठीक है, हरिसेन ये कवि का नाम है। बहुत बढ़िया, अभी चलते हैं आगे। चलिए, अब एक मैप आपको बुक में पढ़ना है। ठीक, ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द मैप। ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देखें। इस मैप के अंदर 3 कलर्स दिए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दूं इस मैप को। यहाँ पे आपको कुछ डॉट्स दिखाई दे रही हैं, जिसको मैं और ज्यादा डार्क कर रही हूँ, जो आपको शायद ना दिख रही हो, धुंधली दिख रही हो। ठीक, ये डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं। फिर यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिख रहा है, ये आपको ब्लू कलर दिख रहा है, पूरा स्काई सा कलर दिख रहा है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपको इतना, ये आपको ब्लू कलर दिख रहा है। ठीक है, फिर इसमें और कलर नहीं आते क्या, पता नहीं। ये वाला जो है, ये आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। ये वाला जो क्षेत्र है, दिस इज द ग्रीन सेक्शन। ठीक है, और बीच में ये आपको पिंक पिंक कलर का सेक्शन दिखाई दे रहा है। बीच में आपको पिंक पिंक कलर का सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये 3 सेक्शन अपने को देखने हैं, आपको दिमाग में रहेंगे तीनों सेक्शन। ठीक, अब एक एक करके सबको समझते हैं। ये वाली जो, ये जो डॉट्स हैं, ये जो दो डॉट्स हैं, ये जो डॉट्स हैं, इनको नाम दिया गया है दक्षिणापथ। क्या नाम दिया है? दक्षिणापथ, यानी दक्षिण के पथ में। इसको इंग्लिश में भी कहा गया है दक्षिणापथ, यानी दक्षिण जाते हुए रास्ते में। क्या नाम दिया इसको? दक्षिणापथ, यानी दक्षिण जाते हुए रास्ते में। यहाँ कुछ राजा हैं, साम्राज्य हैं, जिनको हमने दक्षिणापथ कहा है। ठीक, ये जो ग्रीन वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस ग्रीन वन, ठीक, इसको क्या कहा है? इसको कहा है आर्यव्रत। इसको क्या कहा है? आर्यव्रत। अब इनके बारे में क्या बातें अपने को जाननी है, उसको समझते हैं। ये 3 सेक्शन है,
जिसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं और वो अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग प्रकार से समुद्रगुप्त के अंडर सरेंडर करते हैं, यानी अपने आप को उसको सौंप देते हैं कि भैया तुम जैसा कहोगे हम तुम्हें वैसा मानेंगे। ठीक, अब समझते हैं क्या बातें यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, नोट्स में क्या बातें लिखी हुई है एक बार देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए, आर्यव्रत ये नो रूलर है, समुद्रगुप्त इनको उखाड़ देता है। ठीक, ये क्या कह रहा है, आर्यव्रत जिसके अंदर नो रूलर है, जिसके अंदर नो रूलर है। आर्यव्रत कौन सा सेक्शन है, कहां गई बुक, एक मिनट। ये जो आपको ग्रीन सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ग्रीन सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर स्टूडेंट्स ग्रीन सेक्शन में इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है आर्यव्रत, इसको नाम दिया है आर्यव्रत। ठीक है, और ये जो आर्यव्रत है इसमें 9 राजा थे, अलग अलग साम्राज्य था इस क्षेत्र के अंदर, इसमें 9 राजा हैं। और ये जो 9 राजा हैं इसको समुद्रगुप्त हरा के उखाड़ फेंकता है, जल्द मतलब जड़ से बिल्कुल, और इसके ऊपर गुप्त साम्राज्य की नींव रख देता है, इसके ऊपर गुप्त साम्राज्य की नींव रख देता है, जिसको मैंने इस क्षेत्र को दक्षिणापथ कहा है, जिसको मैंने दक्षिणापथ कहा है। ये कैसे लोग थे, इसके अंदर 12 राजा आते थे, इसके अंदर 12 राजा आते थे, और ये 12 के 12 राजा समुद्रगुप्त से युद्ध में हार जाते हैं, और इनका साम्राज्य समुद्रगुप्त ले लेता है, लेकिन बाद में इनको वापस दे देता है कि ठीक है चलो कर लो तुम, मेरे को तो जीतना था, एक बार मैं जीत गया, कोई बात नहीं, अब तुम कर लो, अपना साम्राज्य बढ़ा लीजिए। तो इस तरीके से इसको समुद्रगुप्त ने जीत के और वापस ही इनको इनका साम्राज्य दे दिया। ये लोग दक्षिणापथ कहलाते हैं, यानी दक्षिण जाते हुए दक्षिण के पथ में ये लोग आते हैं। ठीक, 2 चीज पढ़ ली, अब रह गया ब्लू वाला सेक्शन और आपका पिंक वाला सेक्शन, अब इनको देखते हैं। ठीक है, ब्लू वाला सेक्शन और पिंक वाला सेक्शन ये क्या है ये देखते हैं। मतलब जो ये 12 रूलर थे इन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन समुद्रगुप्त ने फिर से इन्हें रूल करने का मौका दिया। अब जो आपका असम बंगाल वाला रीजन है, असम बंगाल वाला रीजन है, जो पर्पल शेड आपको दिखाई दे रही है, यानी जो पिंक शेड आपको दिखाई दे रही है, आप इस बात को समझें, जो पिंक शेड आपको दिखाई दे रही है दिस वन, ठीक है, ये वाली जो आपको शेड दिखाई दे रही है, ये जो पिंक पिंक आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र है स्टूडेंट्स, ये ऐसा क्षेत्र है जो लोग अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त के सामने अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और उसको सरेंडर कर देते हैं खुद को कि भैया तुम जैसा कहोगे समुद्रगुप्त हम वैसा ही करेंगे, तुम जैसा करोगे, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ जी, टैक्स लेना शुरू किया था रजनी, क्या बातें थी, कैसे टैक्स लिया जाता था उसको करेंगे, कैसे पूरा प्रशासन चलता था उसको भी करेंगे बाद में, पहले चीजें समझ लो कैसे समुद्रगुप्त सारी चीजों पे कब्जा कर रहा है। ठीक है, तो इस क्षेत्र के लोगों ने ट्रिब्यूट दे दिया, ट्रिब्यूट का मतलब खुद को सरेंडर कर दिया कि तुम जैसा कहोगे हम वो बातें मानेंगे, इस क्षेत्र को अपने में मिला लिया, इनको जीत के वापस दे दिया अपना साम्राज्य और इन लोगों को सरेंडर करवा दिया। यानी कि यहाँ पे राजा क्या कह रहा है, यहाँ पे राजा कहता है भाई जैसा मैं कहूंगा वैसी तुम्हें बात माननी पड़ेगी, और लोग तैयार हुए। ठीक, फिर नॉर्थ वेस्ट वाले क्षेत्र में कुषाण और शक के पूर्वज थे, श्रीलंका के शासन भी थे। जो ये वाला आपका साम्राज्य होता था ना, जो ये ब्लू वाला था, यहाँ के लोग श्रीलंका के ऊपर भी राज कर चुके हैं। ये जो ब्लू वाला आपका सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ब्लू वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ के जो राजा लोग होते थे ये श्रीलंका के ऊपर भी कब्जा करते थे, श्रीलंका के ऊपर भी ये लोग रूलर है, और ये लोग भी समुद्रगुप्त से हार जाते हैं और बदले में क्या करते हैं, अपनी बेटियां उस साम्राज्य में शादी करने के लिए देते हैं, यानी मैरिटल रिलेशन बनाते हैं ये समुद्रगुप्त से, अपनी बेटियां समुद्रगुप्त को शादी करने के लिए देते हैं, तो इस तरीके से ये भी उनके अधीन हो गए। तो ये अलग अलग जगह पे जिस पे समुद्रगुप्त ने जीत हासिल की। ठीक है, अब प्रशस्ति में क्या क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। सबसे पहले कहां पे थी ये प्रशस्ति, अशोक पिल्लर इलाहाबाद की प्रशस्ति थी। इस प्रशस्ति के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है ये सवाल बनता है। इस प्रशस्ति में सबसे पहले तो उनके परदादा का नाम लिखा हुआ है, उनके परदादा का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है, श्रीगुप्त। ठीक है, अगर मैं कहूं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के पापा कौन है, समुद्रगुप्त के पापा कौन है, चंद्रगुप्त एक। कौन है इनके पापा का नाम, चंद्रगुप्त एक। चंद्रगुप्त के पीछे कौन खड़ा है, घटोत्कच। कौन खड़ा है, घटोत्कच। ठीक, घटोत्कच के पीछे कौन खड़ा है, श्रीगुप्त। कौन खड़ा है, श्रीगुप्त। तो इन सबका जिक्र जो है, इन सबका जिक्र उस प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ है। जो श्रीगुप्त और घटोत्कच है इनको कौन सी उपाधि मिली, इनको मिली महाराजा की उपाधि। कौन सी उपाधि मिली, महाराजा की उपाधि। फिर सबसे पहली बार
चंद्रगुप्त एक जो समुद्रगुप्त के पापा हैं, उनको पहली बार उपाधि कौन सी मिली? महाराजा धीराज की उपाधि मिली, यानी उनसे बड़े हो गए। महाराजा उपाधि छोटी है, फिर और जीत हासिल कर ली बच्चों ने, तो फादर चंद्रगुप्त वन जो समुद्रगुप्त के पापा हैं, उनको पहली बार उपाधि मिली कौन सी? महाराजा धीराज की। और यही उपाधि समुद्रगुप्त को भी मिलती है, महाराजा धीराज की ही उपाधि समुद्रगुप्त को भी मिलती है। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त के बाद जब इसका बेटा चंद्रगुप्त दो आएगा, उसको विक्रमादित्य की उपाधि मिलेगी। तो प्रशस्ति में परदादा का नाम, दादा का नाम, बाप का नाम और समुद्रगुप्त का नाम, इन चार का नाम जो है वो लिखा हुआ है, साथ में इसकी माँ के बारे में बताया हुआ है। समुद्रगुप्त की मम्मी की अगर बात करें, इनकी माता की अगर बात करें, तो प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है कि इनकी जो मदर है वो लिच्छवी गण से संबंध रखती है। किससे? जो अलग अलग मैंने आपको गण नहीं बताए थे, गण का मतलब लोगों का ग्रुप, एक समुदाय, तो ये लिच्छवी समुदाय से बिलोंग करती थी इनकी मम्मी। इनकी मम्मी का नाम क्या था? कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। और पिता का नाम था चंद्रगुप्त एक। ये पहला गुप्त राजा था जिसको महाराजा धीराज का टाइटल दिया, ये बात मैंने आपको अभी अभी बताई। तो कुमार देवी और चंद्रगुप्त वन, इन दोनों का जो पुत्र है वो है समुद्रगुप्त। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, इनका बेटा कौन है? समुद्रगुप्त है। तो कुमार देवी जो इसकी मम्मी है वो कौन से गण से संबंध करती है? लिच्छवी गण से संबंध करती है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक, अब समुद्रगुप्त को भी क्या था? मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बताई कि प्रत्येक राजा को ये हो गया कि अगर उत्तर पश्चिम के ऊपर हमने दबदबा नहीं बनाया तो भारत अपने हाथ में नहीं होगा। कोई भी राजा साम्राज्य कल को आके वहां से आक्रमण करके भारत के अंदर घुस के हमारे साम्राज्य को छीन सकता है। तो अब यही बात किसको भी समझ आ चुकी थी? यही बात समुद्रगुप्त को भी समझ आ चुकी थी कि अगर मुझे अपना साम्राज्य सेव करना है, अगर मुझे भारत सेव करना है, तो मुझे कैसे ना कैसे करके भारत का जो ये गेटवे है, भारत के अंदर जो प्रवेश करने का द्वार है, मुझे इसके ऊपर कब्जा करना होगा। और उत्तर पश्चिम के ऊपर अब समुद्रगुप्त बढ़ता है आगे अपने पश्चिमी विस्तार को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ कौन बैठे हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया था, यहाँ कौन बैठे हैं स्टूडेंट्स? यहाँ कौन बैठे हैं? जल्दी से बताइए। यहाँ बैठे हैं आपके शक। कौन बैठे हैं? शक बैठे हैं। ठीक है, देखिए शक और कुषाण बैठे हैं, जिनसे अब इसकी लड़ाई होगी। शकों से, कुषाणों से अब इनकी लड़ाई होगी। किसकी? समुद्रगुप्त की लड़ाई होगी शक से और कुषाण से। और समुद्रगुप्त जीत भी जाएंगे, यानी ये शक से लड़ते हैं। ठीक, ये कब आ चुके हैं? शक लोग कब आ चुके हैं? जब मौर्य साम्राज्य कमजोर हो रहा था, तो ये शक लोग भारत में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य तो हो गया कमजोर, चलो भाई भारत में चलते हैं। अभी पहुंचे, घुसे नहीं है भारत की बाउंड्री में, आज वाले भारत की बाउंड्री में घुसे नहीं थे, लेकिन उत्तर पश्चिम में बैठे हैं, द्वार पे बैठे हैं, अफगानिस्तान में बैठे हैं। लेकिन समुद्रगुप्त इन शकों को हरा देता है। और क्या लिखा हुआ है प्रशस्ति लोग में? जो इसके दरबार में लोग थे, सब पढ़े लिखे लोग थे, सब सभ्य लोग थे, सब लर्नेड लोग थे। ठीक है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता था? वीणा। वीणा बजाता था ये बात कैसे पता लगी? सिक्कों पे लिखा हुआ है, सिक्कों के ऊपर फोटो है समुद्रगुप्त की, और वहां पे वो वीणा बजा रहा है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि ऐसा कौन सा राजा था गुप्त साम्राज्य का जो वीणा बजाता था, आपको बताना है समुद्रगुप्त वो राजा था जो वीणा बजाता था। और ये बात तुम्हें कैसे पता लगी? सिक्कों से। ठीक है, सिक्कों के ऊपर फोटो है समुद्रगुप्त की। ठीक, अब एक बात और याद रखेंगे, विक्रम संवत। विक्रम संवत क्या है? अब देखो, 58 बिफोर कॉमन इरा, यानी कि जीसस के पैदा होने से 58 साल पहले, ठीक है, 58 बिफोर कॉमन इरा में चंद्रगुप्त दो ने ये कह दिया भाई आज से एक नया साम्राज्य, समुद्रगुप्त तो मर गया, समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा आता है चंद्रगुप्त दो, और वो समय था 58 बीसीई, 58 बिफोर कॉमन इरा, जीसस के आने से 58 साल पहले का समय है। ठीक है, फिर इस समय चंद्रगुप्त दो ने क्या कहा कि एक नए दौर का प्रारंभ हो रहा है, एक नए दौर का प्रारंभ हो रहा है। और इस चंद्रगुप्त दो ने शकों पे जीत हासिल कर ली थी। समुद्रगुप्त ने शकों को हराया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हरा सका था। उसका अधूरा काम जो है उसका बेटा चंद्रगुप्त दो पूरी करता है, शकों को जड़ से हरा देता है। तो इसलिए विक्रमादित्य, यानी विक्रम है ये, बहुत बलशाली है ये, इसलिए इसको उपाधि मिली थी विक्रमादित्य। कब मिली थी? 58 बीसीई के अंदर इसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली। और उसी वक्त से विक्रम संवत ये चीज जो है वो शुरू हो रही है, यानी कि विक्रम संवत एक कैलेंडर का टाइप है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर, विक्रम संवत, इस तरीके से अपन पढ़ते हैं ना अलग अलग कैलेंडर के टाइप। तो
इसको विक्रमादित्य की उपाधि कब मिलती है? जब ये शकों पर जीत हासिल कर लेता है। कौन? चंद्रगुप्त दो, जो समुद्रगुप्त का बेटा है। ठीक है, अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त दो की। चंद्रगुप्त दो के बाद कुमारगुप्त बीच में नहीं लिया मैंने, काफी कमजोर राजा था, बहुत कम समय के लिए आया था। अब आएगा अंतिम रूलर जिसका नाम है स्कंदगुप्त। ठीक है, इस स्कंदगुप्त को भी विक्रमादित्य का टाइटल मिला था, मतलब ये भी इतना कमजोर नहीं था जितना कुमारगुप्त था। इसको भी टाइटल मिला विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य का मतलब क्या है? ये एक उपाधि है, ये एक उपाधि है, ऐसी उपाधि यानी ये दूसरों पे जीत हासिल कर रहे हैं। इससे लड़ाई होती है हुणों की। हुण लोग कौन है? ये उत्तर पश्चिम से भारत में आते हैं, ये भारत पर अटैक करते हैं हुण लोग। अब जो ये हुण लोग आते हैं, दो बार भारत पे अटैक करते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा कि जो पावरफुल गुप्त साम्राज्य है वो टूट रहा है, गुप्त साम्राज्य अब कमजोर होने लगा है, कि जो इतना बड़ा एम्पायर बनाया था वो अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तो क्यों ना हम भारत के अंदर प्रवेश करें। तो ये जो हुण लोग हैं ये भारत में एंट्री करने की सोच रहे हैं, और एंट्री पे बैठा कौन है? स्कंदगुप्त बैठा है। अब ये स्कंदगुप्त से लड़ेंगे। दो बार तो स्कंदगुप्त ने इनको मार पीट के भगा दिया, यानी दो बार तो स्कंदगुप्त जीत गया और विक्रमादित्य का टाइटल ले लेता है। लेकिन कितनी बार लड़ेगा? थक चुका था। और साम्राज्य में जब युद्ध होता है तो पैसा भी बहुत खराब होता है, इसका कोष भी कम होने लगा था। अब गुप्त साम्राज्य में वो ताकत नहीं रही थी जो समुद्रगुप्त के टाइम पे, चंद्रगुप्त एक के टाइम पे थी, चंद्रगुप्त दो के टाइम पे थी। तो अब ये स्कंदगुप्त हार जाता है। ठीक है, दो बार इसने हुणों को हराया, लेकिन बाद में स्कंदगुप्त हार जाता है। इस तरीके से गुप्त साम्राज्य जो है वो समाप्त हो जाता है। तो क्या आपको गुप्त साम्राज्य समझ आ गया? अब यही सारी बातें अपने उन नोट्स के अंदर मैंने लिखी हुई है। ठीक है, यही सब बातें नोट्स के अंदर मैंने लिखी हुई है। कोई भी डाउट है अगर यहाँ तक तो बता दीजिए, मुझे जल्दी बताओ। चंद्रगुप्त दो को विक्रमादित्य की उपाधि कब मिली है? चंद्रगुप्त दो को विक्रमादित्य की उपाधि कब मिली है? जल्दी से बता दीजिए। ये सब बातें आप देखोगे, ये सब बातें आप यहाँ पे पढ़ोगे। आर्यव्रत के लोग, दक्षिणापथ के लोग, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ठीक, कुषाण और शक के वंशज श्रीलंका के भी शासक हैं। ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं, आप लोग खुद भी पढ़ोगे तो यही सब बातें इसमें है। बस मैंने नोट्स में आप लोगों के लिए और आसान करने की कोशिश की है इन चीजों को। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बात समझोगे। चंद्रगुप्त के समय में चीनी तीर्थयात्री फहयान आया था। कौन आया था? फहयान। चंद्रगुप्त के समय में चीनी तीर्थयात्री फहयान आया था 399 से 414 बीसी के अंदर। अभी ये सब एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है किस तरीके से साम्राज्य के ऊपर, किस तरीके से साम्राज्य के ऊपर ये लोग कब्जा करते हैं। ये सब बातें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक, ये सब बातें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। आप इनको पढ़ लोगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एक एक बात कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने नोट्स के अंदर, बस उसको थोड़ा सा आसान करके बता दिया ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे, और कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? बहुत बढ़िया। 58 बीसी। क्योंकि जब वैसे पढ़ा रही थी मुझे ऐसे वाली फीलिंग आ रही थी कि क्या पीछे बुक लगा कर बस तुम पढ़ाए जा रहे हो, तो फिर मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने हैंडमेड नोट्स बनाए ताकि आप लोगों को और आसान लगे चीज़ें, और खूबसूरत लगे चीज़ें। और जो पैसा आपने मुझे दिया है कि मुझे एनसीईआरटी, क्योंकि पढ़ तो कोई भी सकता है ना एनसीईआरटी को, तुम भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकती हूँ, पर उसको जो समझाना है उस वो एक अच्छी चीज़ है, मतलब जो उसको समझाना है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आके एग्जाम आएंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि एनसीईआरटी बहुत सारी चीजों को जंप कर देती है, स्किप कर देती है, तो हम उनको स्किप नहीं कर रहे, एक लिंक बना रहे हैं हर चीजों का। समझ गए ना? ठीक है, पढ़ लोगे ना वो हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, जिसका जो माध्यम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मैंने डाल दी है। ठीक, तो अब जो है उत्तर गुप्त काल के बारे में पढ़ते हैं। स्कंदगुप्त हार गया। अब गुप्त काल के बाद क्या होता है उसको कहते हैं लेटर गुप्त, है ना? हाँ जी, ऐसे ही कराएंगे, और ना केवल हिस्ट्री रानी, सब कुछ ऐसे ही कराएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, अब बात को समझोगे। मेरे अंदर से ही सेटिस्फेक्शन नहीं आता ना जब, तो मेरे को मजा नहीं आता काम करने का, पता नहीं, इसी वजह से शायद मेरे बैच औरों से थोड़े धीरे तो हो जाते हैं, लेकिन क्वालिटी मिलेगी आपको हमेशा, कभी देख लेना। अब उत्तर गुप्त काल की बात करते हैं, यानी गुप्तों के बाद अब और क्या हुआ? उत्तर गुप्त काल। हाँ, ये भी भेज देंगे पूजा, डोंट वरी,
ये भेज दूंगी मैं, तुम्हारे लिए ही बनाए मैंने, मेरे को तो आता है, तुम्हारे लिए ही है। अब उत्तर गुप्त काल में देखो, अब जब मैंने आपको क्या कहा कि जब कोई साम्राज्य कमजोर होता है, जब मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ तो बहुत सारे छोटे छोटे लोग आ गए, शक आ गए, कुषाण आ गए, सातवाहन आ गए, पल्लव आ गए, चालुक्य आ गए, चेरा चोला पांड्य आ गए, है ना, पुष्यमित्र शुंग आ गए, शुंग वंश आ गया, कण्व वंश आ गया। यानी जब कोई बड़ा साम्राज्य टूटता है तो छोटे छोटे प्यादे अपनी अपनी जगह देख लेते हैं कि ये साम्राज्य मेरा है, ये साम्राज्य मेरा है। ऐसे ही फिर से एक बड़ा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य टूट रहा था, और जब ये गुप्त साम्राज्य टूट रहा था तो फिर से भारत के टुकड़े होने लाजमी थे। अब भारत के टुकड़ों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दो तरीके से हम भारत को बांट रहे हैं। उत्तर भारत पे किसका साम्राज्य आ जाता है? वर्धान वंश का, वर्धान डायनेसिटी का, जिसको हम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। जहां पे आप देखोगे हर्षवर्धन, वर्धन वंश आ जाएगा उत्तर भारत के अंदर, और दक्षिण भारत में वो आपके चालुक्य और पल्लव लोग आ जाएंगे, क्योंकि चोला चेरा पांड्या चले जाएंगे। जब तक ऊपर गुप्ता है, नीचे चोला चेरा पांड्या है। जब गुप्ता चले गए उत्तर गुप्त काल के अंदर, वहां पे चोला चेरा पांड्या की जगह चालुक्य और पल्लव आ चुके हैं दक्षिण भारत में। ठीक है, तो स्टोरी तो है साक्षी, और क्या है, स्टोरी तो बता रही हूं, और क्या है ना। अब देखो क्या हुआ, जब वर्धन वंश या मैं कहूं वर्धान वंश, जिसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, उत्तर भारत में कौन आ गया? वर्धान वंश। ठीक है, अब ये जो इसकी जगह थी, ये वर्धन वंश कहाँ पे है? ये है थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ? आज का हरियाणा। एट प्रेजेंट हरियाणा में थानेश्वर में ये पूरा वर्धान वंश फैला हुआ है, यानी उत्तर भारत के अंदर ये वंश फैल रहा है। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है पुष्यभूति, इसीलिए इसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। जो वर्धन वंश है, जिसमें आप आगे हर्षवर्धन, बाण भट्ट, इनका जिक्र करोगे, इनकी बातें पढ़ोगे, तो इस वर्धन वंश को हम पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है पुष्यभूति। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? इसके इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, इस बात को समझोगे। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रूलर है उसका नाम है प्रभाकर वर्धन। क्या नाम है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे हैं, एक का नाम है राज्यवर्धन और एक का नाम है हर्षवर्धन। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, मेरी बात ध्यान से सुनोगे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, यहाँ पे एक साम्राज्य है जिसका नाम है थानेश्वर। क्या नाम है? थानेश्वर। यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे अब राज्यवर्धन बैठा है। जो प्रभाकर वर्धन का बेटा है, बड़ा बेटा है, उसका नाम है राज्यवर्धन। ये कौन है? ये प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा है, प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा। ठीक है, ये बड़ा बेटा है। इधर कौन है? इधर एक और साम्राज्य है जिसको हमने नाम क्या दिया? कन्नौज। क्या नाम दिया? कन्नौज। और इधर कौन है? इधर है गोड। कौन है? गोड। गोड ये कहाँ, किस जगह की बात हो रही है? ये उत्तर बंगाल के, पश्चिम बंगाल के उत्तर वाली जगह है, पश्चिम बंगाल के उत्तर वाली जगह है। ठीक, अब बात को समझना, कैसे हर्षवर्धन का साम्राज्य आता है जबकि वो बड़ा बेटा नहीं है। बड़ा बेटा कौन है? राज्यवर्धन है। अब क्या हुआ, इस राज्यवर्धन की बहन का नाम है राजश्री वर्धन। जो ये राज्यवर्धन है, ठीक है, जो ये राज्यवर्धन है, जो ये राज्यवर्धन है, इसकी बहन का नाम है क्या? इसकी बहन का नाम है राज्यश्री वर्धन। ठीक है, इसकी बहन का नाम क्या है? राज्यश्री वर्धन। इस राज्यश्री वर्धन की शादी करवा दी जाती है कन्नौज के राजा से। इसकी शादी करवा दी कन्नौज के राजा से। ठीक है, इसकी शादी करवा दी कन्नौज के राजा से। और जो ये गोड क्षेत्र है पश्चिम बंगाल के उत्तर में, जो ये गोड क्षेत्र है, यहाँ पे कौन बैठे हैं? यहाँ पे एक बैठा है जिसका नाम है शशांक, राजा का नाम है शशांक, और एक राजा जिसका नाम है देवगुप्त। क्या नाम? देवगुप्त। तो देवगुप्त और शशांक, यानी गोड साम्राज्य के जो राजा है देवगुप्त और शशांक, ये क्या करते हैं? ये कन्नौज पर अटैक कर देते हैं, कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक, अब कन्नौज पर कर दिया आक्रमण। अब कन्नौज पर आक्रमण कर दिया तो सीधी सी बात है, राज्यश्री वर्धन, उसको भी तकलीफ होगी, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। यानी जीजा जी को मार रहे हैं तो साले साहब को तो गुस्सा आएगा ना। तो ये जो कन्नौज का राजा था ये तो भाग गया। ठीक, जो ये राज्यश्री वर्धन है ये भी भाग गई, बहन भी भाग गई जब आक्रमण हुआ। अब जो ये राज्यवर्धन था ये इनसे लड़ाई करने के लिए जाता है,
ये इनसे लड़ाई करने के लिए जाता है। अब हुआ क्या, ये जो शशांक और देवगुप्त हैं वो राज्यवर्धन को मार देते हैं। उस युद्ध में राज्यवर्धन मर जाता है। इस युद्ध में राज्यवर्धन मर गया, बहन भाग गई, जीजा जी भी भाग गए, ठीक है, और जो साले साहब थे उनकी हो जाती है मृत्यु। तो अब राज्यवर्धन के छोटे भाई जिनका नाम है हर्षवर्धन, वो अब इस साम्राज्य को संभालेंगे, यानी थानेश्वर की गद्दी पे आएंगे। गुस्सा आ रहा है कि मेरे बड़े भाई को मार दिया, मेरी छोटी बहन को भगा दिया, मेरे जीजा जी को मार दिया, मतलब भगा दिया। अब जो हर्षवर्धन है वो बदला लेगा इनकी मौत का। हर्षवर्धन क्या करेगा, अब इनकी मौत का बदला लेगा। अब हर्षवर्धन आएगा पिक्चर में। अब जो हर्षवर्धन है वो इस इन दोनों को मार के, शशांक और देवगुप्त को मार के, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाएगा, कन्नौज के ऊपर अपना कब्जा करेगा। अब कन्नौज उसके हाथ में हो गया, जो एक बड़ा एम्पायर था, जो एक बड़ा साम्राज्य था, कन्नौज अब हर्षवर्धन के हाथ में आ चुका है। लगे हाथ अब हर्षवर्धन ये सोच रहा है कुछ और क्षेत्र को भी हासिल कर लूं, मगध पे भी कब्जा कर लूं। तो वो मगध पे भी कब्जा कर लेता है, जो कितना पावरफुल था वो हमने पढ़ा। यानी अब क्या हुआ, ये बात मैंने यहाँ सब लिखी हुई है, ठीक है। हर्षवर्धन गद्दी पे बैठ गया, बदला लेगा, गोड को हराया और कन्नौज पे हमला कर दिया। हर्षवर्धन अब पूर्व में भी विस्तार करेगा, मतलब अब मगध और बंगाल पे कब्जा कर लेता है, क्योंकि गोड गोड वाला क्षेत्र वो भी हार गए, देवगुप्त और शशांक मारे गए युद्ध में, तो जो बंगाल वाला क्षेत्र था वो भी खाली हो गया, उसके ऊपर भी हर्षवर्धन कब्जा कर लेता है। रास्ते में मगध आया, मगध पे भी कब्जा कर लिया। तो मतलब अब हर्षवर्धन को आ रहे हैं मजे, बोला यार ये तो बढ़िया हो गया, सारा क्षेत्र मेरे हाथ में आ रहा है, चलो अब साउथ की तरफ चलता हूँ। अब यहाँ पे हो जाती है उससे गलती। अब वो जब गलती क्या कर लेता है, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड वो हो रहा है, वो अब नर्मदा को पार करने की कोशिश करता है, नर्मदा को पार करने की कोशिश करता है। और साउथ में कौन थे, साउथ में थे चालुक्य। साउथ में कौन थे, चालुक्य। चालुक्यों में एक सबसे पावरफुल राजा था पुलकेशिन टू। क्या नाम है उसका, पुलकेशिन टू। यहाँ पे बैटल ऑफ नर्मदा होती है, किसके बीच में, हर्षवर्धन के बीच में और पुलकेशिन टू के बीच में। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि साउथ में कौन है, मैंने अभी आपको बताया था, कहाँ बताया था, वो कहाँ चला गया। मैंने अभी आपको बताया कि साउथ में कौन बैठा है, साउथ में तो बैठे हैं चालुक्य और पल्लव, दक्षिण भारत में चालुक्य बैठा है। और चालुक्य का एक पावरफुल राजा जिसका नाम है पुलकेशिन टू। क्या नाम है, पुलकेशिन टू। ये पुलकेशिन टू जैसे ही हर्षवर्धन आता है नर्मदा को पार करके कि अब ये हमारे साम्राज्य के ऊपर कब्जा कर लेगा हर्षवर्धन, इसकी लड़ाई हो जाती है हर्षवर्धन से, और पुलकेशिन टू जो है वो हर्षवर्धन को मार देता है। इस तरीके से जो वर्धन वंश का इतना प्रतिभाशाली राजा था वो हार गया। ये हर्षवर्धन की पहली और आखिरी लड़ाई थी जिसमें हर्षवर्धन हार जाता है। चालुक्य राजा था पुलकेशिन टू, ठीक है, ये इसकी पहली और आखिरी हार होती है। यहाँ तक समझ आ गई, कोई डाउट है, यहाँ तक समझ आ गई बात, कोई भी डाउट नहीं है, बताइए। कोई डाउट है क्या, जल्दी से थम्स अप दे दो मैडम, सब सही समझ आ गया यहाँ तक, और कोई डाउट है तो पूछ लो। साउथ इंडिया में मैंने आपको क्या बताया, अब चलते हैं साउथ इंडिया पे। नॉर्थ इंडिया पढ़ लिया हमने, अब बात करते हैं साउथ इंडिया, क्योंकि गुप्त साम्राज्य जब समाप्त हो जाता है तो पूरा भारत दो टुकड़ों में बट गया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। तो अब बात करते हैं, हमने उत्तर भारत की बात कर ली, अब हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। अब दक्षिण भारत में एक तरफ है पल्लव लोग। कौन है पल्लव लोग, उनकी राजधानी क्या है, कांचीपुरम, वेरी इंपॉर्टेंट। राजधानी क्या है, कांचीपुरम, जो कावेरी नदी तक फैली हुई है, ठीक, कावेरी नदी तक फैली हुई है। ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु वाला ये सारा रीजन कावेरी नदी तक फैली हुई है, कांचीपुरम से कावेरी तक फैली हुई है। एक तरफ है चालुक्य जिनकी राजधानी है एहोल, जहां पे मंदिर ही मंदिर हैं बहुत सारे, इनकी राजधानी क्या है, एहोल, ठीक। अब जो ये एहोल है ये कहां से कहां तक है, रायचूर से लेके कृष्णा और तुंगभद्रा नदी तक ये फैले हुए हैं। यानी अब चालुक्य लोग फैले हुए हैं रायचूर दोआब से लेके कृष्णा और आपकी तुंगभद्रा नदी तक ये फैले हुए हैं, ठीक। अब ये दोनों ही साउथ इंडिया में हैं और दोनों ही शक्तिशाली हैं, दोनों आपस पे आक्रमण करते रहते हैं। कभी पल्लव चालुक्य पे आक्रमण कर रहे हैं, कभी चालुक्य पल्लव, मतलब ये रशिया और यूक्रेन हो रखे हैं, ठीक। ये आपस में जब जी करता है एक आधी मिसाइल फोड़ ही देते हैं। तो इस तरीके से जो चालुक्य और पल्लव हैं ये आपस में लड़ते हैं।
अभी आएंगे, आगे आएंगे ये फाहिन, ह्यूनसेंग, कौन कौन से चीनी यात्री आए, कौन कौन से अरबी यात्री आए, ये अब सब आएंगे ममता, थोड़ा सा समय मुझे दो। अभी सिर्फ हम साम्राज्य देख रहे हैं कैसे कैसे फैला। अभी तो ये भी देखेंगे इन्होंने क्या किया और कौन कौन सी बुक इनकी है, सब बातें देखेंगे, अभी तो बहुत चीजें हैं। अब पुलकेशिन टू के बारे में आपको कैसे पता लगा, चालुक्य राजा की बात कर रही हूं मैं, पुलकेशिन टू की, इसके बारे में आपको कैसे पता लगा? ये भी एक प्रशस्ति में लिखा हुआ है, ये भी एक प्रशस्ति में लिखा हुआ है, एक तारीफ में। इसकी प्रशस्ति किसने लिखी? इसके दरबार के कवि ने, जिसका नाम है रवि कीर्ति। जल्दी से मुझे बताओगे समुद्रगुप्त के दरबार के कवि का नाम क्या था? समुद्रगुप्त के दरबार के कवि का नाम क्या था? पुलकेशिन टू के दरबारी कवि का नाम है रवि कीर्ति, जो इसकी प्रशस्ति लिखता है, जो इसकी तारीफ में बहुत सारी बातें लिखता है पुलकेशिन टू की। आप ये बताएं कि समुद्रगुप्त के दरबार में जो कवि था उसका नाम क्या था? जल्दी से मुझे टाइप करके बता देंगे। इसमें 4 बातें इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रशस्ति में, इसके शिलालेख में 4 बातें लिखी हुई है। क्या क्या बातें लिखी रवि कीर्ति ने? एक तो इसके पूर्वज के बारे में बताया कि पुलकेशिन टू के पापा कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, ये बातें बताई। फिर इसका विस्तार बताया है कि ये ईस्ट से वेस्ट तक कैसे खुद का विस्तार करता है। फिर ये बताया कि कैसे पुलकेशिन टू ने हर्ष को रोक दिया आगे बढ़ने से, नर्मदा नदी के आगे आने से कैसे हर्ष को रोक दिया, इसने ये बताया। फिर ये बताया कि किस तरीके से चालुक्य ने पल्लव राजाओं के ऊपर अटैक किया। ये सारी बातें जो है, वेरी गुड हरिसेना, बहुत बढ़िया। तो इनके दरबार के कवि आपको नाम याद रखने हैं, ठीक। अब पल्लव राजा के ऊपर अटैक किया किस तरीके से इसने, ये सब बातें जो हैं वो इसकी प्रशस्ति में लिखी हुई है, ठीक। तो ये हमने साउथ की और नॉर्थ की बात कर ली। अब अपने को ये देखना है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, वहां पे प्रशासन कैसे चलता था, राजा के पास कौन कौन से दरबारी लोग होते थे, उनका नाम क्या था। अब अपने को ये बातें समझनी है बिल्कुल ध्यान से। जैसे हमने कल पढ़ा था ना ग्राम भोजक, है ना, कल हमने कुछ पोस्ट पढ़ी थी ना, किसको उझावर कह रहे हैं, किसको ग्राम भोजक कह रहे हैं। तो इस तरीके से ये नाम पेपर में पूछे जाएंगे, मैच द कॉलम करवा लेंगे, ठीक। तो ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो अब पूरे भारत में प्रशासन कैसे चलता है उसको देखते हैं। यहां मैं सिर्फ उत्तर या दक्षिण की बात नहीं कर रही, मैं पूरे भारत की बात कर रही हूँ। शुरुआत में देखो क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था लैंड रेवेन्यू, सबसे इंपॉर्टेंट था भूमि राजस्व। क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत महत्वपूर्ण था भूमि राजस्व, क्योंकि आपको बड़ी बड़ी सेनाएं रखनी है, बड़ी बड़ी सेनाएं रखनी है। अब जब बड़ी बड़ी सेना रखोगे तो उनको मेंटेन भी तो करना है, उनको पैसे भी तो देने हैं, गिफ्ट्स देने हैं। इतना बड़ी प्रजा है, इतना बड़ा साम्राज्य है, वो चलाने के लिए आपको पैसा तो चाहिए ना। तो जब पैसा चाहिए, ठीक, जब पैसा चाहिए, इतना सारा भूमि राजस्व आपको चाहिए, तो अब क्या करें, क्या करें? तो आपको टैक्स तो लेना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो गांव होते थे वो सबसे छोटी यूनिट होती थी, गांव 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 मिलके इस तरीके से साम्राज्य बनता था। तो गांव सबसे छोटी यूनिट होती थी प्रशासन करने की। इसलिए जब काम बढ़ रहा है, जब साम्राज्य बढ़ रहा है, तो कुछ नए नए पद और इन्होंने बना दिए। जैसे जैसे चीफ जुडिशियल ऑफिसर, जिसको कहते हैं महादंड नायक, जो दंड देता था, जो दंड देता था। तो समुद्रगुप्त के समय में जो कवि हरिसेना था वो उनकी प्रशस्तियां भी लिखता था, और यही व्यक्ति दंड देने के लिए भी था, इसी को ही चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी कहते थे। तो नाम याद रखोगे, महादंड नायक ये पद था गुप्त साम्राज्य के अंदर, जिसका नाम क्या है? चीफ जुडिशियल ऑफिसर। कौन था समुद्रगुप्त के टाइम पे? ये हरिसेना ही था, ठीक है। जो उनका कवि था दरबार का, उसी को ही महादंड नायक का काम भी दिया हुआ था, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, ये एक नया पोस्ट बना दिया। फिर जो भी व्यक्ति इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होगा, यानी जिसको एक से ज्यादा पोस्ट पे काम दे दिया, भाई तुम ही तो खजाना संभालोगे, तुम ही युद्ध संभालोगे, तुम ही ये करोगे, एक से ज्यादा काम अगर किसी मंत्री को दे दिया, यानी जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, उसको क्या नाम दिया? वो कौन होगा? वो कुमार अमात्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुमार अमात्य। ये एक नया पद बना दिया, यानी ये वो पद है जहां पे बंदे के पास एक से ज्यादा पोस्ट एक समय में होगी, तो इसको क्या कहेंगे? कुमार अमात्य, ठीक। उसके बाद फिर संधि विग्रह, संधि विग्रहिका, मैं लिख देती हूं, संधि विग्रहिका, ये एक नई पोस्ट बना दी। ये क्या थी? ये शुद्ध युद्ध व शांति मंत्रालय, जो मिनिस्टर था, जो पीस और वॉर की, क्या अब इससे संधि कर लो, अब युद्ध कर दो, जो वो मंत्री होता था उसका नाम क्या था? संधि विग्रहिका। संधि यानी संधि कर रहा है, ठीक है, ट्रिटी कर रहा है, शांति समझौता करवा रहा है, तो युद्ध और शांति मंत्रालय संधि विग्रहिका ये थे।
फिर उसके बाद जो मुख्य बैंकर होता था या शहर का व्यापारी होता था, चीफ बैंकर या मर्चेंट ऑफ द सिटी जिसको कह रहे हैं, जो मुख्य व्यापारी है या चीफ बैंकर है, उसको किस नाम से जानते थे? नगर श्रेष्ठी। क्या नाम कहते थे? नगर श्रेष्ठी। ठीक है, नगर श्रेष्ठी ये कहते थे, नगर श्रेष्ठी गुप्त साम्राज्य के अंदर जो मुख्य बैंकर था या शहर का व्यापारी था। तो ये कौन है? नगर श्रेष्ठी। ठीक, उसके बाद अगला है सार्थवाह। क्या नाम है? सार्थवाह। सार्थवाह ये कौन है? ये उन सभी व्यापारियों का, मुख्य बैंकर का बैंकर है। जैसे आरबीआई है ना सारे बैंकों का बैंक, ऐसे ही जो सबसे बड़ा मर्चेंट कारवां का लीडर होता था, जो व्यापारियों का प्रमुख होता था, व्यापारियों का प्रमुख, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सार्थवाह। ठीक, तो ये व्यापारियों का प्रमुख होता था, लीडर होता था उस पूरे मर्चेंट कारवां का, सार्थवाह इसका नाम होता था। फिर उसके बाद प्रथमा कुलिका, मुख्य शिल्पकार जो होता था वो होता था प्रथमा कुलिका। ठीक है, कुलिका। ठीक, यही इंग्लिश में बोलते हैं इनको, यही हिंदी में बोलते हैं मुख्य शिल्पकार, चीफ क्राफ्ट्समैन जिसको कहते हैं, वो कौन है? वो है प्रथम कुलिका। ठीक, उसके बाद कायास्थ जो स्क्राइब्स का हेड होता था। ठीक, जो स्क्राइब्स का हेड होता था उसको क्या कहते हैं? कायास्थ। तो ये इस तरीके से 7 पोस्ट जो है वो बनाई गई थी। किसके बारे में? ये 7 पोस्ट उसके प्रशासन को चलाने के लिए बनाई गई थी। अब बात करते हैं आर्मी की, सेना कैसी होती थी। सबसे पहले की पॉइंट्स करते हैं हम, सेना कैसी होती थी, ध्यान से समझोगे। वेल ऑर्गेनाइज्ड यानी सुव्यवस्थित होती थी, सुव्यवस्थित वेल ऑर्गेनाइज्ड होती थी। इनकी सेना में एलिफेंट हाथी होते थे, रथ होते थे घोड़े वाले, और पांव से चलने वाले सोल्जर होते थे। ठीक है, पांव से चलने वाले सोल्जर, हाथी, रथ, ये तीनों होते थे और सुव्यवस्थित होती थी। पर्टिकुलर एक पैटर्न में सब लोग चलते थे। ठीक, कोई पेड सैलरी नहीं मिलती थी, गिफ्ट्स दे दिए जाते थे राजा के द्वारा। कोई पेड सैलरी गुप्त साम्राज्य में आर्मी को नहीं मिलती थी, इस बात को याद रखोगे। कोई भी पेड सैलरी गुप्त साम्राज्य में राजा को नहीं मिलती, मतलब सेना को नहीं मिलती। ठीक, इनको सिर्फ ग्रांट्स, कुछ गिफ्ट्स मिल जाते थे। फिर मिलिट्री का एक लीडर होता था, सेना का एक प्रमुख होता था, सेना प्रमुख होता था मिलिट्री का, हर मिलिट्री का एक लीडर जो उनको ये गिफ्ट बांटेगा, राजा से लेके जो इनको ये गिफ्ट बांटेगा, ये सेना प्रमुख होता था। फिर उसके बाद सामंत होते थे। ये सामंत कौन लोग होते थे? ये वो लोग हैं जो कर को इकट्ठा करेंगे, जो राजस्व को इकट्ठा करेंगे। सैनिक और घोड़ों को ये मेंटेन भी करते थे कि सेना को कोई दिक्कत ना हो, घोड़ों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये सैनिक को और घोड़ों को मेंटेन भी करते हैं और राजस्व इकट्ठा करते थे। ठीक, और कुछ इक्विपमेंट, कुछ उपकरण वगैरह अगर चाहिए तो सामंत ही उसका जुगाड़ करते थे। तो ये इस तरीके से जो है पूरी आर्मी होती थी। ठीक, जो बाणभट्ट है, कवि है वो हर्षवर्धन के समय का, बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय का कवि है। वो पूरी सेना का विवरण देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, मतलब बहुत तारीफें करता है कि इस तरीके से हाथी जब चलते हैं तो नगाड़े बज रहे हैं, दुंदुभी बज रही है, चारों तरफ धूल के गुब्बार उठ रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी आर्मी होती थी कि जब वो चलती थी तो पूरे रेत ही रेत उठ जाता था। जैसे आप कहीं पे ऐसे पाँव जमाते हैं तो रेत नहीं उठता, तो ये हाथियों के बारे में विवरण बाणभट्ट देते हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जिन जिन गांव से ये आर्मी होके गुजरती थी, गांव के लोग उनके लिए फूल, गुड़, वो लेके आते थे, खाने पीने का सामान लेके आते थे आर्मी के लोगों के लिए। बाद में ये आर्मी जहां से भी गुजरती थी तबाही मचा देती थी। मतलब हाथी का दिमाग खराब हुआ, एक सूंड से झोपड़ी झोपड़ी गिरा के चला गया, तो तबाही मचा देती थी आर्मी जहां से भी जाती थी। ठीक, तो ये पूरा जो है, ये बाणभट्ट अपनी कविताओं के अंदर, अपनी पोएट्रीज के अंदर ये बातें लिखते हैं, राजा की सेना का विवरण देते हैं। ठीक है, प्रीति मेगास्थनीज कहाँ से आ गया? ये विवरण देते हैं। फिर सभा के बारे में बात करते हैं। सभा, कैसे सभाएं होती थी, कैसे मीटिंग्स होती थी, तो उसकी बात हम कर रहे हैं इंस्क्रिप्शंस में, यानी शिलालेखों से अपने को ये पता लगा। सभा 2 लेवल की होती थी। एक लोकल असेंबली होती थी जहां पे जो ब्राह्मण लैंड ओनर थे, बात को समझना, एक होती थी लोकल असेंबली। क्या होती थी? लोकल असेंबली। जो ब्राह्मण वंश के थे और जो लैंड ओनर थे, यानी कि जो मालिक लोग होते थे, भूस्वामी होते थे, जो भूस्वामी जो होते थे, लैंड ओनर, वो लोग एग्रीकल्चर वर्क देखते थे, सिंचाई का काम करवाते थे, सड़क का निर्माण, मंदिर का निर्माण यही लोग करवाते थे।
और वो जो नॉन ब्राह्मण लोगों की असेंबली होती थी, ये तो ब्राह्मण लोगों की सभा है, वो लोग जो बिना ब्राह्मण गैर ब्राह्मण लोगों की जो सभा होती थी विलेज के अंदर, उसको हम उर कहते हैं। किस नाम से जानने जाता है? उर नाम से जाना जाता है। जहां पे लैंड ओनर ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण लोगों की सभा, ठीक है, उसको विलेज असेंबली या गांव की सभा, जिसको हम उर नाम से जानते हैं। किस नाम से जान रहे हैं? उर नाम से। इस बात को समझोगे, ये सभाओं के बारे में जिक्र है। ठीक, आम आदमी की बात करते हैं। ट्रैवलर से और प्लेस से, नाटकों से ये पता लगा कि आम आदमी का और राजा का डिफरेंस क्या था। ये देखो, एक तो नाटक से पता लगा और यात्रियों से पता लगा। नाटक से पता लगा और यात्रियों से ये पता लगा कि आम आदमी और राजा में क्या डिफरेंस होता था उस समय। वहां पे एक राजा था, वहां पे एक नाटक लिखा गया उस समय में, कालिदास ने लिखा, जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास का एक नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें लव स्टोरी लिखी हुई है। ठीक है, उसमें जो राजा है वो तो बात करता है संस्कृत में, और जो आम आदमी है वो बात करता है प्राकृत भाषा में। तो इस नाटक से ये पता लगा कि राजा और आम आदमी की भाषा भी अलग होती थी। राजा बात करते हैं संस्कृत में और आम आदमी बात करते हैं प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो ये बात कैसे पता लगी? नाटक से। कौन से नाटक से? अभिज्ञान शकुंतलम, जो लव स्टोरी है कालिदास ने लिखी है। ठीक, ट्रैवलर यात्री कौन सा था? चाइना से आया था फाहेन। ठीक है, इसने अछूतों का, अनटचेबल्स का वर्णन किया कि उस समय में भी अछूत लोग, जैसे ही कोई आ जाता था तो डंडा बजा दिया जाता था कि दूर हो जाओ हमसे, हमको अशुद्ध मत करो। तो वहां भी अछूतों का सिलसिला चलता था। फाहेन ने अपनी किताबों के अंदर ऐसी बातें बताई है, जो एक चीनी यात्री था। तो हमको कैसे पता लगा आम आदमी के बारे में? यात्री गणों से और नाटकों से। ठीक, ये बातें अपने को याद रखनी है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था, ये आपका पूरा चैप्टर था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे सब बातें लिखी हुई है। ठीक, कांचीपुरम की दीवार और ये कांचीपुरम वगैरह सब, संधि विग्रहिका कौन है, ये चीजें देखो, आप सब देख सकते हो। इंग्लिश में भी युद्ध और शांति का मंत्री है, महादंड नायक कौन था, हरिशेन कौन था, ये सब चीजें जो है वो बताया हुआ है। ठीक है, सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अभी अंतिम चैप्टर अपना, दैट इज इमारतें, पेंटिंग और किताबें। इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, जो है हम उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक, ये पढ़ना आपका काम है, मेरा काम है समझाना, मैं समझा रही हूँ। चैप्टर 10 की बात करते हैं। बिल्डिंग, पेंटिंग और बुक्स के बारे में दिया हुआ है। बिल्डिंग, पेंटिंग्स और बुक्स के बारे में, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में। निर्माण, बिल्डिंग बन रही है तो निर्माण हो रहा है, मंदिर बन रहा है तो निर्माण हो रहा है। तो कितनी तरीके के निर्माण के बारे में अपने को जानना है। एक तो आयरन पिलर, लोहे के स्तंभ के बारे में। फिर स्तूप के बारे में, स्तूप, ठीक है, स्तूपा कह दो, स्तूप कह दो। फिर गुफाओं के बारे में, मानव निर्मित गुफा। और फिर मंदिर के बारे में, मंदिर के बारे में, मानव निर्मित गुफा, मंदिर, स्तूप और लोह स्तंभ। ये सब क्या है? ये कंस्ट्रक्शन की करके बनाई गई चीजें हैं, यानी कि कुछ निर्माण करके बनाई गई चीजें हैं। पहले इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आएगी आयरन पिलर की। आयरन पिलर कहाँ मिला? महरौली, दिल्ली में। महरौली, दिल्ली के अंदर आपको आयरन पिलर मिला। हम देख लेते हैं बुक में, अगर इसकी फोटो दी हुई है तो। आई थिंक ये तो स्तूप दिया हुआ है। ठीक, ये तो स्तूप दिया हुआ है। आयरन पिलर दिया हुआ है क्या? आपकी बुक में तो है, एनसीईआरटी में। ठीक है, शायद नोट्स में नहीं डाला, कोई बात नहीं, आपकी बुक में है। ठीक है, ये स्तूप दिया हुआ है, स्तूप की फोटो है ये, कोई बात नहीं। आयरन पिलर ये कहाँ मिला आपको? ये महरौली, दिल्ली में मिला। इस पे चित्रकारी की हुई है, इस पे पेंटिंग की हुई है, और इस पिलर पे चंद्र नाम लिखा हुआ है। आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, बस चंद्र नाम लिखा हुआ है। उससे ये अंदाजा लगा कि शायद चंद्रगुप्त के, यानी गुप्त साम्राज्य का ये पिलर है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का शायद ये पिलर है। इसकी हाइट है 7.2 मीटर और इसका वेट है लगभग 3 टन, शायद 3 टन है। और इसको डेकोरेट किया हुआ है पेंटिंग से। ठीक है, और ये ऐसा है जिसपे आज तक भी कभी भी जंग नहीं लगा। ये लगभग 1500 साल पुराना है और आज तक इस पे कभी भी जंग नहीं लगा। आप ये देखो, आप ये सोचो, मतलब कि किस तरीके की कारीगरी उस समय होती थी कि लोहे पे जंग ही नहीं लग रहा, रस्ट ही नहीं लग रहा। ठीक है, ये रस्ट ही नहीं लग रहा। तो मतलब कि उस समय भी ऐसी ऐसी चीजें थी जिसको भारत आज तक यूज कर रहा है। अब इसके बाद, ये तो बात थी पिलर की। अब है गुंबद की बात, यानी स्तूपा की बात, जो नोट्स में अभी मैंने आपको फोटो दिखाई। सबसे फेमस सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश में है।
इसकी दीवार पर अशोक का वर्णन है, ठीक है, अशोक का वर्णन है। इसकी जो रेलिंग है, जो इसके दरवाजे हैं, वो बाद के राजाओं ने बनवाई है। जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, वो किस स्तूप में पता है क्या होता है, एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स में व्यक्ति की हड्डियां, थोड़ी सी दांत वांत इसके अंदर होता है। फिर इसको मिट्टी से ढक दिया जाता है, इस बॉक्स को मिट्टी से ढक दिया जाता है इस बॉक्स को। फिर उसके ऊपर ऐसे ईंटों से एक गुंबद बना दिया जाता है, ईंटों से गुंबद बना दिया जाता है, ठीक है। गुंबद बनाने के बाद इस तरीके से उस पर रेलिंग्स लगा दी जाती है, और हर रेलिंग के ऊपर जिसने उसको बनाया है उसके बारे में कुछ लिखा होता है। इन रेलिंग्स तक पहुंचने के लिए ऐसे दरवाजे बने होते हैं, और इन दरवाजों के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा होता है राजाओं महाराजाओं के बारे में उस समय की। ये आपका स्तूप तैयार होता है, ठीक है। तो रेलिंग और गेटवे, जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश का, उसकी दीवारें बनवाई है अशोक ने, और उसके ऊपर रेलिंग और गेट बनवाए हैं बाद के राजाओं ने, यानी गुप्ता के बाद के राजाओं ने। तो आपको बात बता दूं मैं कि जो आपका स्तूप होता है वो डोम लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ऐसे इस तरीके से गुंबद के आकार का होता है। इस पे एक इस तरीके से प्रदक्षिणा पथ बना होता है, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ बना होता है जिसपे यात्री लोग इस तरीके से चक्कर काटते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे हम मंदिर के चारों तरफ फेरी नहीं लगाते, इस तरीके से ये प्रदक्षिणा पथ होता है गुंबद के चारों तरफ ऐसे घूमने के लिए, ठीक। फिर गेटवे से आप यहाँ तक पहुंचते हो, दरवाजे बने होते हैं, इसके अंदर एक स्मॉल बॉक्स, छोटा सा बॉक्स होता है, जिसके अंदर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, अवशेष होते हैं, शारीरिक अवशेष होते हैं, ठीक। अब चट्टानों की बात करें, यानी गुफाओं की बात करें, मानव निर्मित गुफा, तो ये चट्टाने खोद कर गुफा बनाई गई है, जैसे अजंता की गुफाएं थी, ठीक है। तो चट्टाने खोद कर ये गुफा बनाई गई है, ठीक, समझ गए। 6 क्लास की बात कर रही हूँ, है ना, 6th में ही तो है, 7th में क्यों, 6th में भी है, 6th में भी है। अब हम केव्स की गुफाओं की बात करें तो चट्टान काट के गुफा बनाई जाती थी, ठीक। मंदिर, मंदिर जब होते थे उस समय के मंदिर, देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, समझना मेरी बात को, हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। हमने आयरन पिलर के बारे में देख लिया, स्तूप के बारे में देख लिया, गुफा के बारे में देख लिया। अब मंदिर पे आ जाओ। मंदिर जो है, पहले देखो उस समय किस किस भगवान की पूजा होती थी। उस समय 3 भगवानों की पूजा होती थी, विष्णु भगवान की, शिव भगवान की और दुर्गा मैया की। 3 भगवानों की पूजा होती है, कौन कौन सी, विष्णु भगवान की, शिव भगवान की और दुर्गा मैया की, ठीक। अब जो मंदिर थे उसमें क्या क्या खास बात थी, एक तो था गर्भगृह। ये सब क्लास 11वीं में बहुत डिटेल में पढ़ना अपने को, एक बार इन नामों से अवगत हो जाइए। आप यूं देखो, जैसे मंदिर बना होता है, ठीक है, मंदिर बना होता है, इस तरीके से मंदिर बना होता है, ठीक। ऊपर ऐसे झंडा लगा पाएगा आपको, यहाँ पे ऐसे कलश मिलेगा, ठीक, और फिर झंडा, और अंदर एक छोटा सा रूम होता है जिसके अंदर भगवान बैठे हैं। अंदर एक छोटा सा रूम होता है जिसके अंदर भगवान बैठे होते हैं, मेन भगवान जिस छोटे से रूम में बैठे होते हैं। उस रूम को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गर्भगृह, उसको हम क्या कहते हैं, गर्भगृह, ठीक है। अब जो ये ऐसे ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर होता है, जिसके ये कहाँ बनता है, ये गर्भगृह के बिल्कुल ऊपर बनता है। कभी शिवालय में जाना और ऊपर मुंह करके देखना, ऐसे आपको ऊपर गोल इस तरीके से बड़ा सा ऊंचा सा वो मिलेगा, ठीक है। तो मतलब गर्भगृह के ऊपर जो ये ट्रायंगुलर शेप का बना होता है, इसको कहते हैं शिखर, ये गर्भगृह के ऊपर होता है, इसको क्या कहते हैं, शिखर, ठीक है। शिखर के ऊपर रखा होता है कलश, ये जो इस तरीके से होता है ना कलश, फिर जिसके ऊपर ऐसे फ्लैग लगा होता है, ठीक है, ये होता है कलश, और फिर उसके ऊपर ये क्या है, शिखर, ठीक। और ये मैंने आपको क्या बताया, ये बताया गर्भगृह। अब ये तो भगवान है, अब इनके सामने इस तरीके से मंडप बना होता है, जहां पे हम सब लोग खड़े होके हैं और आरती पूजा करते हैं, ऐसे घंटी होती है, घंटी बजाते रहते हैं, आरती करते रहते हैं, और भगवान अपने अंदर छोटे रूम में बैठे होते हैं। मंदिर तो गए होगे ना तुम, तो जिस जगह पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं पूजा करने के लिए, उसको हम कहते हैं मंडप। क्या कहते हैं, मंडप, जहां लोग इकट्ठा होते हैं उसको कहते हैं मंडप। तो मंदिरों की ये खास बात होती थी। हालांकि दक्षिण भारत के मंदिर, उत्तर भारत के मंदिर, द्रविड़ स्टाइल के, नगारा स्टाइल के, वेसारा स्टाइल के, अलग अलग स्टाइल के मंदिर हैं जो क्लास 11वीं में आएगा, ठीक। समझ गए यहां तक बात, समझ गए गर्भगृह क्या है, शिखर क्या है, मंडप क्या है, ठीक है। महाबलीपुरम का मंदिर है, ऐहोल के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक। आपके एक मंदिर का जिक्र है वहां पे किताब के अंदर, भिटार गांव या भीतर गांव कहो,
यूपी में पकी हुई ईंटों से 1500 साल पुराना मंदिर है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले भीतर गांव मंदिर कहाँ स्थित है, तो एनसीईआरटी में लिखी गई है ये लाइन, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में स्थित है। ठीक है। महाबलीपुरम में मंदिर बना हुआ है जो एक ही पत्थर से काट के बना हुआ है, पूरे एक पत्थर से। भाई जैसे मान लीजिए एक दीवार एक पूरे पत्थर से, यूं नहीं है छोटी छोटी ईंटों से नहीं बनाया हुआ, पूरा जो दीवार है वो एक पत्थर से, इसलिए उसको कहते हैं मोनोलिथिक, यानी कि एक ही। लिथ का मतलब क्या होता है, पत्थर, और मोनो का मतलब होता है एक, यानी एक ही पत्थर से पूरा मंदिर काट के बनाया हुआ है। महाबलीपुरम में ये मंदिर है। स्तूप और मंदिर कैसे बनाए गए, अब देखो उसमें क्या क्या चीज होती है। एक तो अच्छी अच्छी क्वालिटी की ईंटों का प्रयोग आपको करना है, अच्छी क्वालिटी की ईंटों का प्रयोग करना है। अब स्तूप बनाना है आपको, मंदिर बनाना है, तो ईंट तो अच्छी होनी चाहिए ना, पक्के वाली, नहीं तो गिर जाएगा। तो अच्छी क्वालिटी की ईंट आपको चाहिए, तो ईंटों को कलेक्ट करके फिर ट्रांसफर किया जाता था जहां पे ईंट मतलब मंदिर बनाना है। पैसा लगेगा मिस्त्रियों को देने के लिए, तो एक राजकोष होता था जहां से क्राफ्ट्समैन को, जहां से मिस्त्रियों को पैसा दिया जाता था। श्रद्धालु लोग जो होते हैं वो गिफ्ट देते थे, जो लोग श्रद्धा रखते हैं भगवान में वो गिफ्ट देते थे मंदिरों में, और उन्हीं गिफ्ट से फिर डेकोरेशन, किसी ने कैलेंडर दे दिया, किसी ने गुलदस्ता दे दिया, किसी ने फूल दे दिया, तो उससे क्या होता था, मंदिरों की साज सजावट होती थी। तो ये तीन बात आपको ध्यान रखनी है कि मंदिर और स्तूप में ईंट का प्रयोग, राजकोष यानी पैसे का, और श्रद्धालु की गिफ्ट से वो डेकोरेट किया जाता था। ठीक है, तो ये मंदिरों की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं पेंटिंग की, क्योंकि अपना क्या है, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स की बात कर ली, फिर पेंटिंग, और फिर बुक्स की बात करेंगे। तो पेंटिंग की बात करते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग है, अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग है, उसका कलर, इसका रंग इतना इतना अलग तरीके का है कि उसका जो कलर है वो आज तक दिखाई दे रहा है। मतलब जो आपकी अजंता की गुफाओं की पेंटिंग है वो कितने वर्षों साल पुरानी है, और आज भी उसका कलर जो है वो फीका नहीं हुआ है, वो आज भी आपको दिखाई देता है। और गुफाओं में अंधेरा होता है, तो इसलिए एक और खास बात है इन पेंटिंग्स की, इसको टॉर्च लाइट में बनाया गया, यानी उस समय टॉर्च का आविष्कार कर लिया था। इन पेंटिंग्स को टॉर्च लाइट में बनाया गया है। ये बात लिखी हुई है पेंटिंग के बारे में क्लास छठी में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं। कौन कौन सी बुक है, सबसे पहले याद रखोगे सीलापद्दीकरम। ठीक है, क्या नाम है, सीलापद्दीकरम, मैं लिख देती हूँ, सीलापद्दीकरम। ठीक है, ये किताब है, ये एक तमिल भाषा की बुक है। इसके कवि कौन है, इसके कवि है इलेंगो। क्या क्या कौन कवि है इसके, इलेंगो। 1800 साल पहले ये किताब लिखी गई। इलेंगो नामक कवि ने 1800 साल पहले तमिल भाषा की बुक लिखी गई जिसका नाम है सिलापड्डीकम, सिलापड्डीकरम। ठीक है, एक बार देख लेना स्पेलिंग में भी कुछ गलत हो। ठीक, वैसे मैंने अपने हिसाब से सही लिखी है, सिलापड्डीकरम। अब देखो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ना, इसके अंदर भी एक लव स्टोरी टाइप की चीज है। क्या है, कहानी किसके बारे में है, जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है। एक व्यापारी है जिसका नाम है कोवलम, व्यापारी जिसका नाम है कोवलन। ठीक है, कोवलम की पत्नी है कन्नगी। इसकी पत्नी कौन है, कन्नगी। दोनों कहाँ रहते हैं, पुहार में, मदुरई साउथ में रहते हैं, दोनों पुहार में रहते हैं। ठीक है, कोवलम को प्यार हो जाता है माधवी से, कोवलम को प्यार हो गया माधवी से, मतलब ऑलरेडी शादीशुदा है, कन्नगी उसकी वाइफ है, पर इस कोवलम को प्यार हो जाता है माधवी से। अब ये कोवलम माधवी को लेकर भाग जाता है। ठीक है, तो पत्नी को तो गुस्सा आएगा, पत्नी को छोड़ दिया, कन्नगी को छोड़ दिया, और माधवी को लेकर भाग जाता है। अब ये मदुरई उसको लेके चला जाता है, पुहार से मदुरई लेके चला जाता है। अब मदुरई में क्या होता है, वही बात है, टिट फॉर टैट, बुरा किया कन्नगी का तो इसके साथ भी बुरा होगा। तो जो एक कोवलम है, इसके ऊपर एक सुनार इल्जाम लगा देता है कि तुमने हमारे जेवरात जो है, जो जवाहरात हैं, हमारे सोने का सामान आभूषण चुरा लिए हैं। अब बेशक ही कन्नगी को छोड़ दिया इसने, लेकिन वो मोहब्बत तो है ना कन्नगी के अंदर अपने पति के लिए। तो जब वो देखती है कि मेरे पति को इतनी इंसल्ट की जा रही है, पूरे समाज में इसकी बेइज्जती हो रही है, तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो पूरे मदुरई को तहस नहस कर देती है। ये स्टोरी लिखी हुई है इस बुक में, जो क्लास छठी की एनसीईआरटी में बताई हुई है। तो बुक का नाम क्या है, सिलापड्डीकरम। किसने लिखी है, इलेंगो ने लिखी है, तमिल भाषा में है, 1800 साल पहले लिखी है, और उसके अंदर इस कहानी का जिक्र है। फिर एक और किताब है, अगली किताब क्या है, जिसका नाम है मणि मेकलई। ठीक है, क्या नाम है, मणि मेकलई। ये बुक किसने लिखी है, ये लिखी है सत्तानर ने। ठीक है, सत्तानर ने ये बुक लिखी है, सत्तानर ने।
1400 साल पहले ये भी तमिल में लिखी है। और कोवलम की एक बेटी की ये कहानी है। कोवलम की बेटी की ये कहानी है। ठीक, कोवलम की बेटी की कहानी है। ठीक, जो ये कोवलम था ना, इसकी बेटी की ही कहानी इसके अंदर लिखी हुई है। फिर एक बुक है मेघदूत, जो कालिदास ने लिखी है, ये तो बड़ी फेमस है। ठीक, उसके बाद ये मैंने पूरी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। पुरानी स्टोरीज जो है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक शब्द पुराण। पुराण, पुराण का मतलब क्या होता है? ओल्ड यानी पुराना। पुराण का मतलब ही क्या होता है? पुराना। इसमें बताया जाता है कि पुराने समय में कैसे पूजा वूजा होती थी। तो पूजा की विधियां बताई हुई है आपके पुराणों में, जिसको व्यास लिखते हैं। महाभारत, कौरव और पांडव का युद्ध है। कुरु साम्राज्य के लिए लड़ते हैं। कुरु की राजधानी है हस्तिनापुर। ठीक है, जिसको लिखा है वेद व्यास ने। ठीक, रामायण सब लोग जानते हो। संस्कृत में रामायण का वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने, और हिंदी में फिर तुलसीदास ने लिखी थी। तो रामायण में संस्कृत में जो लिखी है वो वाल्मीकि ने लिखी है। ठीक है। ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी की कहानियां कौन सी थी? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जातक टेल्स, जातक कहानियां। और पंचतंत्र की कहानियां। जो आम आदमी की कहानी है वो पंचतंत्र की कहानियां कहलाती है, और जातक कथाएं कहलाती है। ये जो आम आदमी की कहानियां है ये आपको पेंटिंग्स में दिखेंगी, गेट पे बनी हुई दिखेंगी, रेलिंग्स में दिखेंगी। तो इस तरीके से आम आदमी की कहानी को या तो जातक कहानी या पंचतंत्र की कहानी जो है वो कहा जाता है। ठीक है। विज्ञान पर कौन कौन सी किताब लिखी गई? विज्ञान पर कौन कौन सी किताब लिखी गई? सबसे पहले आर्यभट्ट ने लिखी आर्यभट्टम। कौन सी? आर्यभट्टम बुक लिखी आर्यभट्ट ने, जिसमें उसने शून्य सिद्धांत दिया। ठीक है, शून्य का सिद्धांत दिया, जीरो का इवोल्यूशन किया। फिर दिन रात कैसे बनते हैं वो बताया। दिन रात कैसे बनते हैं वो बताया, कि धरती घूम रही है अपने ही धुरी पर, इसके बारे में आर्यभट्ट ने बताया। ग्रहण कैसे लगता है वो बताया। परिधि सरकमफेरेंस कैसे मापोगे उसका फॉर्मूला बताया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आर्यभट्ट ने अपनी बुक आर्यभट्टम में बताया, जो साइंस बेस्ड है। फिर वारा मिहिर ने पंच सिद्धांत नाम की एक बुक लिखी, जिसमें साइंस की ही बातें हैं। वाराह मिहिर ने एक बुक लिखी पंच सिद्धांत। ब्रह्मगुप्ता, भास्करा, चरक ने लिखी चरक संहिता। ठीक है, सुश्रुत ने लिखी सुश्रुत संहिता, जिसमें पूरी सर्जरी के बारे में, ऑपरेशन के बारे में बताया जाता है। उस समय भी ऑपरेशन होते थे, यूं देखो। सुश्रुत ने सर्जरी के बारे में यानी सुश्रुत संहिता के बारे में बताया। जीरो या कैलकुलेशन, कैलकुलेशन यानी गणना कैसे होगी, गिनती कैसे होती है, ये अरब लोगों ने बताया। 1 2 3 4, 10 के बाद 11 आ जाएगा, 20 के बाद 21 आ जाएगा। ये बात, काउंटिंग की बातें जो है वो अरब लोगों ने बताई। कुछ एक्स्ट्रा बुक है, जैसे मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास की किताब है। फिर मृच्छ कटिकम, ये शूद्रक ने लिखी थी। फिर मुद्रा राक्षस, ये विशाखा दत्त ने लिखी थी। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो यहाँ पे आपकी क्लास छठी जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां ये नोट्स में आपको दी हुई है लास्ट में, इन चीजों को याद रखोगे। संगम ग्रंथों की रचना कब हुई, कनिष्क का शासनकाल कब आया, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई, वल्लभी में परिषद में जैन ग्रंथों का संकलन कब हुआ, हर्षवर्धन का शासनकाल कौन सा था, जुआन जैंग भारत कब आया, पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल कौन सा था। तो ये जो है ये चीजें आपको याद रखनी है। ऋग्वेद की रचना, हड़प्पा शहर, ठीक है, मेहरगढ़ की बातें, ये जो है लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई है मैंने नोट्स में, ये आपको पढ़ लेनी है, जो पूरी किताब का क्रक्स है। कुछ भी अब आपको पूछना है तो पूछ लीजिए। मेरी तरफ से क्लास छठी की हिस्ट्री पूरी होती है, कल क्लास छठी की साइंस और 7th की हिस्ट्री ये शुरू हो जाएगी। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए स्टूडेंट्स। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो इस तरीके से हैंडमेड नोट्स पे ठीक लग रहा है क्या, या फिर मैं बुक में से ही लाइन बाई लाइन पढ़ाऊं? कुछ भी नहीं छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा है बुक का। 3 बजे रहेगा पूजा, 3 बजे।
3 से 4:15 4 बजे तक वो होगी, और फिर 4:30 से मेरी क्लास होगी, मतलब ये वाली। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं फिर आगे कल की। नोटिफिकेशन कैसे दें तानिया, नहीं आ रहा है। कोई पीडीएफ ऐड होती है ना उसका तो आता है, कोई रिकॉर्डेड क्लास ऐड होती है उसका आता है, लेकिन लाइव का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। मैं बात करती हूँ ऐप वालों से, क्या दिक्कत है। ठीक है।